नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 49वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मैराथन टेस्ट सीरीज़ आप लोगों का 8वां रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों का ना जो हिंदी का विषय है उसमें जितने भी प्रकार से MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट है वो सारी क्वेश्चन का श्रृंखला जो है मैं लेकर के आया हूँ। तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लेना है। ठीक है, और जिस प्रकार से आप लोगों का हिंदी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक उसी प्रकार से आप लोगों के लिए कूट में प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है उस प्रकार के प्रश्नों को लेकर के आया मैं। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है और मेरे आंसर पहले लेने से आप लोगों को लेना है, क्योंकि प्रैक्टिस आप लोगों का ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सीधा सीधा प्रश्न क्रमांक 31 को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन ए तुम राम वह, ऑप्शन बी रमा श्याम कोई, ऑप्शन सी कुछ कौन क्या, या ऑप्शन डी माता शिक्षक वे। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए, फिर विस्तार पूर्वक इसका मैं आप लोगों को आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी कुछ कौन क्या करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सर्वनाम का उदाहरण है? तो सर्वनाम का जो उदाहरण है ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कुछ कौन और क्या जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। अब सर्वनाम क्या होता है थोड़ा सा आप लोग ये जान लो। देखो, किसी संज्ञा के बदले आने वाले जो शब्द होते हैं ना तो उस शब्द को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा किसे कहते हैं ये भी जान लो। संज्ञा जो होता है ना वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, भाव आदि का जो बोध कराता है ना तो उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। मान के चलो मैंने ना किसी व्यक्ति का नाम लिख दिया। ठीक है, मान के चलो राम खाना खा रहा है लिख दिया, तो ये जो शुरुआती में जो राम लिखा हुआ है ना तो वो क्या होगा, वो संज्ञा के अंतर्गत आता है। बार बार मैं राम का नाम लूंगा ना कि राम खाना खा रहा है, राम ये कर रहा है, राम वो कर रहा है, तो नाम जो लेते हैं ना तो उसके स्थान पर मैं क्या करूँगा, वह खाना खा रहा है, कौन खाना खा रहा है, क्या खाना खा रहा है। तो शुरुआती में राम के नाम के बजाय कौन, क्या, कुछ, क्यों, ये सब का उपयोग अगर मैं करूँगा ना नाम के स्थान पर तो वो क्या कहलाएगा, वो हम लोगों का सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, तो संज्ञा के बदले जिस शब्द का उपयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम खाना खा रहे लिखा, उसके बजाय मैं क्या लिखूंगा, वह खाना खा रहा है बार बार बोलूंगा उसके वजह से। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 32 को ध्यान से पढ़िए। वे पढ़ते पढ़ते सो गए वाक्य में कौन सा पुरुष विद्यमान है? ऑप्शन ए उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अन्य पुरुष, या ऑप्शन डी स्वयं पुरुष। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अन्य पुरुष। कैसे? वे पढ़ते पढ़ते सो गए वाक्य में कौन सा पुरुष है? कौन सो गया? वे कौन है भाई? अन्य है ना दूसरा। मान के चलो आपने ये शब्द बोला कि वे पढ़ते पढ़ते सो गए, तुम पढ़ते पढ़ते सोए हो क्या? नहीं। वे कौन है? तो सामने वाला पढ़ते पढ़ते सो गया, तो वो दूसरा पुरुष है ना जी, अन्य पुरुष है ना जी। तो ऑप्शन नंबर सी ही ना करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले शब्द को पढ़ो कि वो बोलना क्या चाह रहा है, उसके माध्यम से लोगे ना तो इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप लोगों के लिए एक कूट प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़ना है और इसका आंसर लेने की आप लोगों को पहले कोशिश करना है। ठीक है, सबसे पहले आप खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं इसका आंसर दूंगा फिर। चलिए प्रश्न क्रमांक 33 को पढ़िए। सही मिलान कीजिए। सूची 1 में वाक्य दिया है और सूची 2 में सर्वनाम दिया है। ए को पढ़िए, यह मेरा है। बी किसी ने पत्थर मार दिया। सी आप भला तो जग भला। और डी हमें प्रथम पुरस्कार मिला। सर्वनाम में दिया है पहला निश्चयवाचक, दूसरा अनिश्चयवाचक, तीसरा निजवाचक और चौथा पुरुषवाचक। कूट में करके दिया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए, फिर मैं आप लोगों का इसका आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 करके दिया है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले सूची 1 में वाक्य दिया है और सूची 2 में सर्वनाम दिया है, आपस में सुमेलित कीजिए मतलब मिलाइए बोला है। ए को पढ़िए, यह मेरा है। तो यह मेरा जो शब्द है वो कौन सा होगा? निश्चयवाचक शब्द होगा। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पेन है वो मेरा है, तो मैं निश्चित होकर के बोल रहा हूँ ना जी, मैं श्योर हूँ ना एकदम 100% कि यह मेरा है, तो ये कौन सा होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दूसरा को पढ़िए, बी को, किसी ने पत्थर मारा।
किसने पत्थर मारा, कुछ पता चल रहा है क्या? किसी ने मारा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कैसे? किसी ने मारा, कौन मारा जी, आपको पता है क्या? जब ऐसे आप बोले तो नहीं ना पता है, तो ये अनिश्चय है, तो क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सी को पढ़िए, आप भला तो जग भला, मतलब क्या है इसका? तो इसमें निजवाचक हो जाएगा। मतलब ये ना शाश्वत को बताया जा रहा है। शाश्वत मतलब ये होता है कि जो चलते आता है ना, उसको शाश्वत बोल सकते हो। तो आप भला तो जग भला जैसे बोलते हैं ना हम लोग जी, तो सेम उसी प्रकार से ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार के डी को पढ़िए, हमें प्रथम पुरस्कार मिला, तो हमें प्रथम पुरस्कार मिला क्या होगा? पुरुषवाचक हो जाएगा। आप उसमें शामिल हो ना जी, तो ये मान लो कि वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब फिर से इसी प्रकार से। चलिए अब इस प्रश्न का आंसर दीजिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 34 को ध्यान से पढ़िए, जो वह जो सो कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम या ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी संबंधवाचक सर्वनाम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जो वह जो सो कौन सा सर्वनाम है? तो ये जो वह जो सो जो सर्वनाम है ना, वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। कैसे? तो आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये दो जो अलग अलग शब्द है उसका मैं प्रयोग कर रहा हूँ, जो एग्ज़ाम अच्छा बनाएगा वो सफल होगा, तो इसमें क्या है? जो का उपयोग किया ना, कि जो एग्ज़ाम अच्छा बनाएगा वह सफल होगा। तो ये जो और सो जो है ना, ये जो दो अलग अलग जो वाक्य मैं बोला हूँ ना, तो वो क्या होगा? एक दूसरे के संबंध को दर्शा रहा है ना, कि जो परीक्षा में अच्छा बनाएगा वो सफल होगा। तो जो सो किस में आएगा? संबंधवाचक आ जाएगा। उसके अलावा देखो, जो सो जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, है ना? तो ये भी बोल सकते हो, जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा। तो जो सो का मैंने इसमें भी उपयोग किया, तो एक दूसरे से क्या बता रहे हैं? संबंध स्पष्ट कर रहे हैं ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। खुद ना उसमें ना आप प्रयोग करके देखोगे ना, तो ईजी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 35 को ध्यान से पढ़िए, राम खेल रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी राम या ऑप्शन डी रहा। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी राम करेक्ट हो जाएगा। और बहुत लोग ना ऑप्शन नंबर बी को लिए होंगे, खेल को लिए होंगे, तो ये गलत हो जाएगा और राम जो है ना वो सही हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 35 को पढ़िए, राम खेल रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो राम खेल रहा है, इसका ना जो उद्देश्य होगा वो ऑप्शन नंबर सी राम हो जाएगा। कैसे होगा ये जान लो। इसमें क्या बोला है? राम खेल रहा है, तो देखो जिसके बारे में बात किया जाएगा ना, मतलब जिसके विषय में बताया जाएगा वाक्य में ना, तो वो क्या कहलाएगा? वो उसका उद्देश्य होगा। ये आप लोगों को याद रखना है। क्या? तो वाक्य में राम के विषय में ना बात की जा रही है, देख रहे हो ना जी, राम खेल रहा है, तो राम के विषय में बात किया जा रहा है ना, तो जिसके विषय में बात किया जाएगा ना, जो कर रहा है वो, तो वो उसका उद्देश्य होगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि राम जो है वो करता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? खेलना नहीं होगा, ये भी याद रखना है, हिंदी में खास तौर से कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 36 को पढ़िए, विशेषण पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी विशेषज्ञ, ऑप्शन सी प्रविशेषण या ऑप्शन डी क्रम विशेषण। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी विशेष्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विशेषण पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो जो भी विशेषण पद होगा ना, वो संज्ञा या सर्वनाम की क्या करता है? विशेषता बतलाता है, उसे विशेष्य बोलते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 36 का जो आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 37 को ध्यान से पढ़िए, किसमें विशेषण है? ऑप्शन ए काली दीवार, ऑप्शन बी वह, ऑप्शन सी महाभारत या ऑप्शन डी तुम।
तो प्रश्न क्रमांक 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए काली दीवार करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किसमें विशेषण है? तो काली दीवार जो है ना वो विशेषण युक्त हो जाएगा। और विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाती है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। मान के चलो क्या मैं बोलूँ, राम सुंदर है, तो राम में जो सुंदर लगा है ना तो वो सुंदर क्या होगा? वो विशेषण बतला रहा है। घोड़ा काला है, तो काला जो है वो क्या बता रहा है? उस घोड़े की विशेषता बतला रहा है। किसी शब्द की अगर ना उसमें एक विशेषता बतलाई जाए, मतलब उसके गुण को बताया जाए ना, तो वो विशेषण के अंतर्गत आता है, उसके गुण होता है वो। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 38 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन बी कंजूस, ऑप्शन सी खुरदुरा या ऑप्शन डी नम्रता। तो क्या इसका आंसर होगा? ये बहुत ही इजी है, जो आप लोगों को समझाऊं सेम उसी प्रकार से है ये भी। तो प्रश्न क्रमांक 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी नम्रता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इन चारों ऑप्शन में से जो विशेषण युक्त शब्द नहीं है ना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नम्रता। तो नम्रता जो है ना वो विशेषण नहीं है, यह एक संज्ञा है, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। उसके अलावा छत्तीसगढ़ी, कंजूस और खुरदुरा ये तीनों के तीनों विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा ये। चलिए प्रश्न क्रमांक 39 को पढ़िए। यह घोड़ा अच्छा है में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए सर्वनामिक विशेषण करेक्ट हो जाएगा इसमें। कैसे? यह घोड़ा अच्छा है कौन सा विशेषण है? तो यह घोड़ा अच्छा है जो वाक्य है ना उसमें सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है इसमें। ठीक है, अगर किसी की अच्छाई को बताया जाना तो वो सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। और अगर संख्या बताया जाना किसी वाक्य में तो वो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 40 को अब ध्यान से पढ़िए। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो प्रश्न क्रमांक 40 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी 2 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के हैं? तो संख्यावाचक विशेषण जो है वो 2 प्रकार के होता है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले काउंटेबल हो जाएगा, जिसे गिना जा सके। क्या? तो सबसे पहले काउंटेबल होगा गणनीय, जिसे गिना जा सके। और दूसरा जो होगा वो अनकाउंटेबल होगा। क्या? तो दूसरा जो होगा वो अनकाउंटेबल होगा, अगणनीय, जिसे ना गिना जा सके। तो संख्यावाचक जो विशेषण है वो केवल 2 ही प्रकार के होता है ना, जिसे गिना जा सके और जिसे ना गिना जा सके। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 41 को ध्यान से पढ़िए। ऐसी सकर्मक क्रियाएं जिसमें कर्म रहने पर भी अर्थ अपूर्ण लगते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए अपूर्ण क्रिया, ऑप्शन बी एक कर्मक सकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी द्विकर्मक सकर्मक क्रिया या ऑप्शन डी अपूर्ण सकर्मक क्रिया। तो प्रश्न क्रमांक 41 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी अपूर्ण सकर्मक क्रिया करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ऐसी सकर्मक क्रियाएं जिनमें कर्म रहने पर भी अर्थ अपूर्ण लगते हैं उन्हें कहते हैं। तो उसे ना अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी सकर्मक क्रियाएं जिनमें ना कर्म रहने पर भी क्या होता है, वो अर्थ जो रहता है वो अपूर्ण लगने लगता है, तो वो अपूर्ण सकर्मक क्रिया के अंतर्गत होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं अब इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 42 को ध्यान से पढ़िए। मोहिनी ने चौकीदार से मुख्य द्वार खुलवाया वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए संयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी समापिका असमापिका क्रिया या ऑप्शन सी प्रेरणार्थक क्रिया या ऑप्शन डी आरंभ क्रिया। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी समापिका असमापिका क्रिया करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मोहिनी ने चौकीदार से मुख्य द्वार खुलवाया वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो ये जो मोहिनी ने चौकीदार से दरवाज़ा खुलवाया इस वाक्य में समापिका असमापिका क्रिया करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि ये समापिका और असमापिका क्रिया क्या होता है। तो आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब पढ़े होंगे ना अंग्रेजी में। तो फाइनाइट वर्ब जो होता है वो समापिका कहलाता है
और इनफाइनाइट वर्ब जो है वो असमापिका क्रिया कहलाता है। उसके अलावा ना आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ कि समापिका क्रिया क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। समापिका क्रिया में क्या होता है, उसमें जो शब्द होगा ना वो अपने कार्य को समाप्त करने की सूचना देने वाली क्रिया होगा। क्या, तो उस वर्ब में ना क्या होगा, कार्य को समाप्ति क्या ना सूचना देने वाली क्रिया होगा। जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल दूँ एक ना, तो राम स्कूल गया। क्या, तो राम स्कूल गया, अभी भी आप लोगों को चल रहा है ना कि वो कार्य क्या हो रहा है, चल रहा है। उसके अलावा बच्चे खेल रहे हैं, तो खेलने में क्या होगा, वो जो कार्य है वो अभी भी जारी हो रहा है, ऐसे आप लोगों को लग रहा है ना, तो वो समापिका क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से असमापिका क्रिया क्या होता है ये बताओ ना। तो असमापिका क्रिया जो होता है वो वाक्य के ना पूर्ण होने का आप लोगों को क्या मिलेगा, संकेत मिलेगा। क्या, तो इसमें क्या होगा, वाक्य पूर्ण होने का आप लोगों को ना संकेत मिलेगा। जैसे मोहिनी ने चौकीदार से मुख्य द्वार खुलवाया। जस्ट अभी मोहिनी ने क्या किया था, चौकीदार से दरवाजा खुलवा लिया। क्या हुआ, वो कार्य समाप्ति की आप लोगों को सूचना मिला ना, तो वो असमापिका क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। तो इन दोनों को आप लोगों को समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। चलिए प्रश्न क्रमांक 43 को ध्यान से पढ़िए। सोहन ने मोहन को थप्पड़ मारा, वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी प्रेरणार्थक क्रिया या ऑप्शन डी संयुक्त क्रिया। तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए द्विकर्मक क्रिया करेक्ट हो जाएगा। कैसे, सोहन ने मोहन को थप्पड़ मारा, वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। तो देखो ना जी, सोहन ने क्या किया था, मोहन को थप्पड़ मारा, तो डबल डबल क्या हुआ, कर्म का मिल रहा है ना आप लोगों को, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा इसके अंतर्गत, है ना, क्योंकि सोहन ने क्या किया था, मोहन को थप्पड़ मारा, तो वे द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 44 को पढ़िए। वह अखबार पढ़कर नहाने गया, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है। ऑप्शन ए संयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी नाम धातु क्रिया, ऑप्शन सी पूर्णकालिक क्रिया या ऑप्शन डी अकर्मक क्रिया। तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 44 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी पूर्णकालिक क्रिया करेक्ट हो जाएगा इसमें। कैसे, वह अखबार पढ़कर नहाने गया, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है। तो देखो ना जी, वाक्य को क्या किया, वह अखबार पढ़कर नहाने गया, पहले क्या किया, अखबार को पूरा कंप्लीट पढ़ लिया और पढ़ने के बाद क्या किया, नहाने गया। तो ये पूर्णकालिक क्रिया हो जाएगा ना जी, मतलब अपने कार्य जो है उसको पूर्ण कर लिया है ना, खत्म कर लिया है ना, तो ये पूर्णकालिक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं अब इसी प्रकार से फिर से। चलिए प्रश्न क्रमांक 45 को ध्यान से पढ़िए। निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है। तो आप लोगों को ना ये 4 अलग अलग कथन दिया है ऑप्शन में और इसको पढ़ करके बताना है कि कौन सा इसमें सत्य होगा। ऑप्शन ए, निशांत ने घर आकर भोजन किया, वाक्य में आकर असमापिका क्रिया है। ऑप्शन बी, पानी में बहते हुए लड़की नदी में डूब गई, वाक्य में डूब गई असमापिका क्रिया है। ऑप्शन सी, बड़ों के कहने पर चला करो, वाक्य में चला असमापिका क्रिया है। या ऑप्शन डी, मेज पर पड़ी किताब उठा लाओ, वाक्य में उठा लाओ असमापिका क्रिया है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। आप लोगों को समापिका और असमापिका क्रिया बताया था ना फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में। तो प्रश्न क्रमांक 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। निशांत ने घर आकर भोजन किया, वाक्य में आकर असमापिका क्रिया है, करेक्ट हो जाएगा। निम्न कथन में से कौन सा सत्य है बोला है, और सत्य जो कथन होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें करेक्ट हो जाएगा। निशांत ने घर आकर भोजन किया, तो आप लोगों को इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताया था ना कि असमापिका क्रिया क्या होता है। बताया था ना आप लोगों को, एक जो लड़की है वो एक चौकीदार से क्या करवाया था, दरवाज़ा को खुलवाया था। तो आप लोगों को इसके बारे में बताया था ना कि कैसे उन्होंने अपने दरवाज़ा को खुलवाया था, वो असमापिका क्रिया का होने का पता चल रहा है। मतलब ना वह कार्य जिसमें कार्य के होने का पता चले कि वो हो गया है, तो वो क्या आएगा, असमापिका क्रिया के अंतर्गत आएगा। जैसे देखो, निशांत ने घर आकर भोजन किया, तो वो कर लिया है ना जी, कार्य उसका पूर्ण हो गया है ना। जिस प्रकार से उन्होंने दरवाज़ा को चौकीदार से खुलवाया है ना, तो वो भी पूर्ण हो गया था ना वो कार्य जो है वो। तो किसी का जो किसी वाक्य में ना किसी कार्य के पूर्ण होने का पता चले, तो वो क्या कहलाएगा, असमापिका क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं अब।
चलिए प्रश्न क्रमांक 46 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का है? ऑप्शन ए रमा सोच रही है, ऑप्शन बी रमा सोचकर काम कर रही है, ऑप्शन सी रमा काम कर चुकी है, या ऑप्शन डी रमा काम कर चुकी थी। तो ये आप लोगों को काट देना है, ये वाला दो वर्ड को, उसके स्थान पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। रमा काम कर चुकी थी। तो आप लोगों को बताना है कि पूर्ण भूतकाल कौन सा है इसमें। तो प्रश्न क्रमांक 46 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। रमा काम कर चुकी थी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो ना जी, था थी थे जितना भी होगा वो सारे के सारे भूतकाल को बता रहा है ना जी, पास्ट को बता रहा है ना कि काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मतलब रमा काम कर चुकी थी बोला है ना, तो कंप्लीट हो चुका है। तो भूतकाल को बता रहा है, इसका मतलब क्या होगा जी, वो पास्ट में होगा, भूतकाल में होगा। बाकी देखो इस वाक्य में है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये प्रेजेंट में हो जाएगा, मतलब वर्तमान काल का कार्य हो जाएगा। केवल ऑप्शन डी वो भूतकाल का हो जाएगा। इजी है ना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 47 को ध्यान से पढ़िए। कदाचित शाम को हम फिल्म देखने जाएंगे, इस वाक्य में कौन से काल का प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन सी संदिग्ध वर्तमान काल, या ऑप्शन डी संदिग्ध भविष्य काल। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 47 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी संदिग्ध भविष्यकाल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कदाचित शाम को हम फिल्म देखने जाएंगे, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है? तो पढ़ो ना जी, इस ये जो वाक्य लिखा है उसको। कदाचित शाम को हम फिल्म देखने जाएंगे मतलब गया नहीं है, अभी सुबह है, शाम को हम लोग क्या करेंगे, फिल्म देखने जाएंगे। तो भविष्य काल की बात ना कर रहे हैं जी, मतलब ये जो फ्यूचर की बात ना कर रहे हैं, संदिग्ध भविष्य काल की ही ना बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 47 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इजी है जी, ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो कोई टफ नहीं है आप लोगों के लिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 48 को आप पढ़िए। आंटी का पैर फिसल गया में कौन सा काल है? ऑप्शन ए पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन सी आसन्न भूतकाल, या ऑप्शन डी पूर्ण वर्तमान काल। तो प्रश्न क्रमांक 48 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर है पूर्ण भूतकाल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आंटी का पैर फिसल गया वाक्य में कौन सा काल है? तो आंटी का पैर फिसल गया पूर्ण भूतकाल है, मतलब ये जो वाक्य है ना वो पूरी तरह से क्या है, बीत चुका है, हो चुका है। आंटी का क्या है, पैर फिसल गया। मैं देखूंगा ना जी, बोलूँगा आंटी का पैर ना उतना समय फिसल गया था, या आंटी का पैर क्या हो गया था, फिसल गया था। तो फिसल गया है उसके बाद मतलब वो कार्य हो गया है, वो चीज़ घट गया है, उसके बाद ही ना मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये क्या होगा, पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा, पास्ट में आ जाएगा। तो इस प्रकार से 48 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं जी इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 49 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ए प्रत्यय लगने से बना है? ऑप्शन ए गंगेय, ऑप्शन बी विशैला, ऑप्शन सी खटोला, या ऑप्शन डी मुखिया। तो प्रश्न क्रमांक 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए गंगेय करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ए प्रत्यय लगने से बना है? ए ये बोला है जी, ए य। तो गंगेय में ए लगा है ना जी, हैं संधि विच्छेद करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा ना, गंगा धन ए बराबर गंगेय हो जाएगा ना इसमें। तो देखो प्रत्यय किसे बोलेंगे? जब कोई शब्द किसी शब्द के जब पीछे में लगता है ना तो उसे प्रत्यय बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से उपसर्ग किसे बोलेंगे? तो उपसर्ग जो होगा किसी शब्द के पहले लगने वाले जो शब्द है उसको क्या बोलेंगे? उपसर्ग बोलेंगे। उप मतलब पहले बोल लेना, और प्रत्यय मतलब बाद में बोल लेना। तो गंगेय जो है ना वो किस में लगा है? ए प्रत्यय लगने से बना है गंगेय। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा बी को देख लो, विशैला एला प्रत्यय लगा हुआ है। उसी प्रकार से खटोला ओला प्रत्यय लगा है। मुखिया तो इया प्रत्यय लगा है। तो ऐसे आप लोगों को समझना है प्रत्यय को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं अब इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 50 को ध्यान से पढ़िए। अब निम्नलिखित में से कौन से शब्द उपसर्ग के संयोजन से निर्मित हुए हैं? ऑप्शन ए माननीय, ऑप्शन बी दुर्दशा, ऑप्शन सी पढ़ाकू, या ऑप्शन डी बचत।
तो प्रश्न क्रमांक 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी दुर्दशा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन से शब्द उपसर्ग के संयोजन से बना है? तो उपसर्ग के संयोजन मतलब उपसर्ग से मिल करके बना है बोला है ना, तो ये जो दुर्दशा जो शब्द है वो उपसर्ग से मिल करके बना है। और अगर आप लोग इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा? दुर्धन दशा हो जाएगा। तो ये जो दुर जो शब्द होगा ना वो क्या होगा? तो ये इसका उपसर्ग हो जाएगा और दशा इसका प्रत्यय के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन इसमें दुर जो उपसर्ग है उसके संयोजन से बना है, इसलिए ये क्या होगा? दुर्दशा हो जाएगा। और इसमें ही ना क्या लगा है? उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं अब फिर से। चलिए प्रश्न क्रमांक 51 को ध्यान से पढ़िए। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तथा वाक्य की क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, कौन से वाच्य कहलाएगा? ऑप्शन ए भाववाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी कृतवाच्य या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 51 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी कर्तृवाच्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तथा वाक्य की क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, कौन सा वाच्य कहलाता है? तो वो कर्तृवाच्य कहलाता है। ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि देखो इसमें इसमें जो कर्ता है ना वो क्या है? कर्ता की प्रधानता होता है। और वाक्य में क्या होता है? संबंध कर्ता से होता है, क्रिया का जो संबंध है वो, तो वो कर्तृवाच्य के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं अब इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 52 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन से वाच्य कर्म वाच्य है? ऑप्शन ए रोगी ने दवा खाई, ऑप्शन बी बंदर ने बच्चे को काट लिया, ऑप्शन सी बंदर द्वारा बच्चे को काटा गया या ऑप्शन डी सैनिक से डरा नहीं गया। तो प्रश्न क्रमांक 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। बंदर द्वारा बच्चे को काटा गया करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सा वाच्य कर्म वाच्य है? कर्म जी, कर्म को दर्शाया है कार्य को, तो वो कौन सा होगा? बंदर द्वारा बच्चे को काटा गया, तो वो क्या है? बंदर जो है वो कर्म को दर्शा रहा है ना जी। बंदर ने क्या किया? उसको काट लिया, तो वो कर्म को दर्शा रहा है ना। डरना कोई कर्म थोड़ी होता है। उसके अलावा बी को देखो, बंदर ने बच्चे को काट लिया, तो सिर्फ किसने काटा? तो बंदर ने काटा बोला है। बंदर द्वारा काट लिया गया होता ना तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से कर्म को दर्शा रहा है, तो इसीलिए इसको भी नहीं लेंगे। रोगी ने दवा खाई, तो ये कर्म को थोड़ी ना दर्शा रहा है जी ये भी। तो इस प्रकार से 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 53 को पढ़िए। दादी जी से चढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए भाववाच्य, ऑप्शन बी कर्तृकृत्यवाच्य, ऑप्शन सी कर्मवाच्य या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 53 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए भाववाच्य करेक्ट हो जाएगा इसमें। कैसे? दादी जी से चढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो ये भाववाच्य ही ना बोल रहे जी, चढ़ा नहीं जाता। तो दादी जी का जो भाव है, जो इमोशन है उसको बताया जा रहा है ना इस वाक्य में, तो वो भाव वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 54 को ध्यान से पढ़िए। राकेश पुस्तक पढ़ता है, प्रियंका पुस्तक पढ़ती है, क्रिया में परिवर्तन यहाँ किसके प्रयोजन माना जाएगा? ऑप्शन ए कर्मणि प्रयोग, ऑप्शन बी कर्तरी प्रयोग, ऑप्शन सी भावे प्रयोग या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी कर्तरी प्रयोग करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राकेश पुस्तक पढ़ता है, प्रियंका पुस्तक पढ़ती है, क्रिया में परिवर्तन यह किसका प्रयोजन माना जाएगा? तो ये जो परिवर्तन हुआ ना, जैसे राकेश पुस्तक पढ़ता है और प्रियंका पुस्तक पढ़ती है, तो इसका जो प्रयोजन है ना वो कर्तरी प्रयोग हो जाएगा। मतलब कर्ता के अनुसार जो है ना इसका जो शब्द है वो बदल गया, मतलब इसका जो वाक्य वो बदल गया, इसका प्रयोग हो गया है ना। तो क्रिया में प्रयोग हो गया ना जी, पढ़ता है पढ़ती है, तो किसके होगा? कर्तरी, मतलब जो कर्ता होगा ना, ये नाम जो दोनों दोनों मतलब ये लड़का है ये लड़की, इसके वजह से तो ये कर्तरी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। और चलिए प्रश्न क्रमांक 55 को ध्यान से पढ़िए। चिड़ियामार शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास या ऑप्शन डी द्वंद्व समास।
तो प्रश्न क्रमांक 55 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास करेक्ट हो जाएगा। कैसे? चिड़िया मार शब्द में कौन सा समास है? तो ये जो चिड़िया मार शब्द है ना उसमें तत्पुरुष समास है, ये आप लोगों को याद रखना है। और तत्पुरुष समास क्या होता है अगर आप लोगों को ये बताऊं ना, तो वह तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा जो पद होता है वो प्रधान होता है, मतलब उत्तर पद प्रधान होगा, और पहला जो पद होगा वो क्या होगा, वो गौण होगा, मतलब पूर्व पद जो होगा वो गौण होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और इसमें ये जो चिड़िया मार जो शब्द है ना वो तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 55 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 56 को पढ़िए। निम्न में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए जलजा, ऑप्शन बी जलद, ऑप्शन सी जलधि या ऑप्शन डी अम्बुद। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जल्दी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सा एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द है? तो समुद्र का जो पर्यायवाची शब्द है वो जल्दी करेक्ट हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ना ऑप्शन नंबर डी अम्बुद, तो अम्बुद जो है ना वो कमल का पर्यायवाची शब्द है। क्या? तो अम्बुद जो है वो कमल का पर्यायवाची शब्द है। उसके अलावा जलद जो लिखा है ना ये जलजा लिखा है लेकिन जलज होगा। उसके अलावा जलद लिखा है, तो ये दोनों के दोनों क्या होगा, वो जल का पर्यायवाची शब्द है। तो इन तीनों को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 57 को पढ़िए। निशाकर शब्द किसका एक पर्यायवाची है? ऑप्शन ए रात्रि, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी राक्षस या ऑप्शन डी स्वतंत्र। तो प्रश्न क्रमांक 57 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निशाकर शब्द किसका एक पर्यायवाची है? तो ये निशाकर बोला है जी, निशाचर नहीं बोला है। ये जो का है ना उसके स्थान पर अगर च हो जाता ना तो वो क्या होता, निशाचर में होता ना तो वो रात्रि का पर्यायवाची हो जाता, लेकिन इसमें निशाकर बोला है तो निशाकर जो होगा ना वो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। उसके अलावा ना चंद्रमा का और कौन कौन सा पर्यायवाची होगा, तो वो शशि होगा, चांद होगा, चंदा होगा, चंद्र होगा, राकेश होगा, मयंक होगा, ठीक है, सुधांशु होगा। ठीक है, उसके अलावा शशांक भी होता है, हिमांशु भी होता है। तो इन तमाम जो नाम होगा ना वो सारे के सारे चंद्रमा का पर्यायवाची नाम होता है या शब्द होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है इन सारी चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 58 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म नहीं है? ऑप्शन ए सुरारी त्रिपथगा, ऑप्शन बी लंबोदर विनायक, ऑप्शन सी गर्दभ खर या ऑप्शन डी ज्योत्सना कांतार। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 58 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी ज्योत्सना कांतार करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म नहीं है? तो पर्यायवाची जो होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी नहीं है। ज्योत्सना कांतार जो है ना वो एक दूसरे का पर्यायवाची नहीं है। ज्योत्सना जो होगा ना वो किसका होगा, तो वो चांदनी का होगा। ठीक है, किसका? तो चांदनी का जो होगा ना पर्यायवाची वो ज्योत्सना हो जाएगा। और उसके अलावा चंद्रिका होता है, चंद्र प्रभा भी होता है, ये सारे के सारे ज्योत्सना के पर्यायवाची हो जाएगा। तो ये जो कांतार बोला है ना वो नहीं होगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए सुर सिर त्रिपथगा ये करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा बी लंबोदर विनायक हो जाएगा, गर्दभ खर हो जाएगा। ये तीनों के तीनों सही है, लेकिन डी जो है ना वो नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 59 को ध्यान से पढ़िए। सप्तशिला किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए घास, ऑप्शन बी दंडा, ऑप्शन सी फल या ऑप्शन डी पान। तो प्रश्न क्रमांक 59 का जो आंसर होगा ना वो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, मतलब ये चारों ऑप्शन में उसका आंसर नहीं दिया गया है। सप्तशिला का जो मतलब होता है ना वो पत्थर होता है। क्या? तो सप्तशिला का जो अर्थ होता है वो 7 पत्थरों का एक चट्टानों का समूह होता है। ठीक है, और इसका जो ना अगर पर्यायवाची की बात करूँ तो सप्तशिला का जो पर्यायवाची होगा वो पत्थर हो जाएगा, पाषाण हो जाएगा, प्रस्तर हो जाएगा या शिलाखंड हो जाएगा। तो इन चारों पांचों में से कोई भी नहीं है ना, तो इसके अलावा हम लोग नहीं ले सकते। और अगर आप लोगों के एग्जाम में इस प्रकार के अगर प्रश्न पूछा जाएगा ना तो आप लोगों को कोई भी एक आंसर ले लेना है, क्योंकि अगर इसमें आप लोगों को ना बोनस मार्क्स दिया जाएगा तो सभी को दिया जाएगा, और आंसर लिए रहोगे तो जरूर आपको बोनस मार्क्स दिया जाएगा। अगर नहीं लोगे तो फिर कहाँ से दिया जाएगा जी? उन्हीं को मिल दिया जाता है जो इसका आंसर लिए लेते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी हो, एक में आपको टिक मार के आना है, खाली नहीं छोड़ना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। आज की क्लास के अंतिम प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 60 को पढ़िए। निम्न में से कौन पुष्प
का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए प्रसून, ऑप्शन बी पहुप, ऑप्शन सी नागवल्ली या ऑप्शन डी कुसुम। तो प्रश्न क्रमांक 60 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी नागवल्ली करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो पुष्प मतलब जो फूल है ना उसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो ऑप्शन नंबर सी नागवल्ली करेक्ट हो जाएगा। और नागवल्ली क्या है अगर आप लोगों को ये बताऊँ ना, तो नागवल्ली जो है वो पान का पर्यायवाची शब्द है। क्या? तो आप लोग जानते हो ना पान जी, पान है ना, तो उसका पर्यायवाची शब्द है। और पान का और कौन कौन सा पर्यायवाची शब्द है ये बताओ ना, तो तांबुल हो जाएगा, नागवेल हो जाएगा और फड़ीवल्ली हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों चारों को याद रखना है। और पुष्प मतलब जो फूल का अगर पर्यायवाची शब्द होगा ना तो वो प्रसून हो जाएगा, पहुप हो जाएगा और कुसुम हो जाएगा। तो इन तीनों चारों को आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं ना हमेशा आप लोगों के लिए क्लास लाऊं तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल पाए।